एस्पिरेंट्स के जो हाँ। एस्पिरेशंस होते हैं, अब तो वो एस्पिरेशन जो होते हैं काफ़ी उस संघर्ष में जब वो लग जाते हैं तो एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर नॉट एबल टू, लाइक उनको नहीं मिलता है जो वो चाहते हैं। तो एक बहुत अच्छा शायर मुझे याद आ रहा है इस मोमेंट पे कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा मगर फिर भी कम निकले। कि खुशहाली और ग्रोथ क्या जरूरी है? आई थिंक खुशहाली। खुशहाली। यदि फोन 2 मिनट के लिए भी गायब हो जाए तो इरिटेट, अपने एंग्जाइटी आप होती है। एंजाइटी। और अगर बाई चांस आपका अगर फ़ोन यहाँ पे होगा ना और मैं आपका फ़ोन यहाँ से ले लूँ तो आप में इनसिक्योरिटी फील हो जाएगी, भाई ये कुछ मेरी प्राइवेसी जो है वो इन्वेड हो रही है। तो देखो ना, मतलब यू क्रिएटेड इनसिक्योरिटी यू बिकॉज ऑफ योर ओन एक्शन। एक बच्चा कहीं पे सिंगर बनता है तो उसका एक रील पूरी जगहों पे वायरल हो जाता है और कन्वर्सेशन क्या होती है, ये चीज़। अब आप बताइए, जिस दिन ये रील वायरल होती है उसी दिन विदर्भा में या किसी भी इंडिया के किसी भी रिमोट एरिया में जहाँ पे बारिश नहीं हुई है बहुत टाइम से, वहाँ पे लोग सुसाइड कर रहे हैं, फार्मर्स सुसाइड कर रहे हैं, वो न्यूज़ आ ही नहीं पाती। अभी क्या युवाओं के बारे में आप कहना चाहेंगे जो अभी युवा काफ़ी स्ट्रेस में है, चाहे वो किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो या अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करने में, स्टेटस को बनाने में, युवा क्या करना चाहिए? इस स्ट्रेस भरी ज़िंदगी से कैसे दूर होना चाहिए युवाओं को? बहुत स्ट्रेस है और उसके साइड इफ़ेक्ट भी आपको देखने को मिल रहे हैं। कम उम्र में हार्ट अटैक जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। अब क्या बदलाव देखने को मिल रहे हैं कोचिंग संस्थानों के, जैसे कि एजुकेशन को व्यापार बना देना? आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? आई थिंक दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं जहूर भाई के साथ और ये एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल रिलेशंस पर और इन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में भी काफ़ी फाइनेंस के बारे में लिखा है। आज हम बात करने वाले हैं जहूर भाई से आज के दौर में जो रोजगार के पीछे भीड़ लगी हुई है लोगों की, खासकर यूपीएससी, अपने बारे में पहले आप बताइए और फिर आगे चर्चा करते हैं। जी, मेरा नाम ज़हूर है और आई एम फ्रॉम कश्मीर एंड आई हैव डन माय बैचलर्स लिबरल आर्ट्स में और मास्टर्स मैंने इंटरनेशनल रिलेशन से किया है। जैसा आपने जिक्र किया कि मैंने इंटरनेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हैं, चाहे वो फिनेंशियल एक्सप्रेस में हो, द टेलीग्राफ में हो, चाहे और सारे जो नेशनल मीडिया हाउसेस हो या प्रिंट मीडिया हो, उसमें मैंने लिखा है। जब आप इसके अलावा मैंने काफ़ी जगहों पे एज अ रिसर्च एसोसिएट काम किया है, एज अ रिसर्च फेलो काम किया है, जहाँ पे मैं फॉरेन पॉलिसी, डिप्लोमेसी, क्लाइमेट चेंज, इन चीज़ों पे मैं कॉम्प्रहेंसिवली लिखता हूँ। रही बात अब यूपीएससी की, जो आपने बात की कि यूपीएससी का, क्योंकि हम लाइक वी हैव बीन एस्पिरेंट्स, वी आर इन द प्रोसेस ऑफ सिविल सर्विसेज इन वन वे अदर वे, क्योंकि इट्स आल्सो अ पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, आवर सिस्टम। तो वी गेट अफेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो जैसे हम देखते हैं कि यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि इंडिया में सबसे एलीट और सबसे कॉम्पिटिटिव और टफ एग्ज़ाम कंसिडर किया जाता है, इसमें ओब्वियसली बच्चे बहुत ज़्यादा आते हैं और वैरायटी ऑफ बैकग्राउंड से आते हैं। आप हर इनकम बैकग्राउंड से बच्चों को देखोगे, चाहे वो लाइक पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हो या अमीर से अमीर तबके के लोग आते हैं एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि ये सबसे आसान है इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि 100 रुपये में आप इंडिया का सबसे बड़ा एग्ज़ाम दे सकते हो। और एग्ज़ाम हर साल एक फिक्स टाइम पे होता है। उसका जनरली प्रीलिम्स जो होता है वो मई में होता है, फिर 4 महीने के बाद 3 से 3.5 या 4 महीने के बाद मेंस होता है और फाइनली फिर पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। ये इसका प्रोसीजर है, क्योंकि हर साल ये रेगुलरली होता है, तो बच्चों का टाइम एक्चुअली और एस्पिरेंट्स का टाइम वेस्ट नहीं होता इस पूरे जर्नी में। इसलिए एक तो ये रीज़न है, दूसरा ये है कि सिंस दिस इज़ द बिगेस्ट एग्ज़ाम, गवर्नमेंट एग्ज़ाम एक्चुअली, तो पीपल लुक अप टू दिस ये एग्ज़ाम जो है, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ी पोस्ट जो मानी जाती है वो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जो आईएएस की पोस्ट है, जिसे हम कहते हैं कलेक्टर, डेप्यूटी कमिश्नर। सब एस्पिरेंट चाहते हैं कि वो आईएएस बने, वो इंडियन पुलिस सर्विसेज ज्वाइन करे या इंडियन फॉरेन सर्विसेज में जाए।
क्योंकि ये वैरायटी ऑफ सर्विसेज एलोकेट होते हैं जब आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जिसमें एक एग्ज़ाम ये भी आता है कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जिसे हम CSE कहते हैं। तो इसमें कुल मिला के 24 अराउंड जो पोस्ट और 24 जो डिफरेंट कैटेगरी के जो सपोज IAS, IPS, IFS, IRS, इंडियन ऑडिट्स एंड सर्विसेज, रेलवे सर्विसेज, बहुत सारी सर्विसेज इसमें आ जाते हैं। तो एस्पिरेंट्स इसलिए भी इस भीड़ में आ जाते हैं क्योंकि एक तो सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, दूसरा एस्पिरेशन होते हैं उनकी कि हम लाइफ में कुछ अच्छा करें, लाइफ में कुछ सोशल मोबिलिटी अच्छी हो, इकोनॉमिक मोबिलिटी अच्छी हो, और देश के लिए पब्लिक सर्विस करने का जो मोटिव होता है कि वो अपफ्रंट मतलब विद पब्लिक करे। इसलिए भीड़ बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द प्राइवेट सेक्टर। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में आप देखते हो कि मतलब टाइमिंग के जो वर्किंग आवर जो होते हैं वो आफ्टर द ऑफिस आवर्स भी होते हैं। एक तो वो है, दूसरा ये है कि पब्लिक सेक्टर में ये है, जैसे हम UPSC की बात करते हैं तो ये आपको न कि एक जॉब देता है, ये आपको एक पहचान देता है, एक रिकग्निशन देता है, और वो रिकग्निशन सोशली बहुत स्ट्रांग होता है। क्योंकि आप एक DM बनते हो, आप एक एम्बेसडर बनते हो, आप एक पुलिस अधिकारी बन जाते हो, IPS ऑफिसर बन जाते हो, जो कि SP है, मतलब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो बनता है, तो वो एक रिकग्नाइजेबल पोस्ट है ग्राउंड में। तो आप इसके साथ सोशल प्रेस्टीज के साथ एक आप देखते हो कि इसके साथ पावर जुड़ा है एक्चुअली। तो वो पावर का भी एक फैक्टर होता है जो इतने सारे लोगों को भीड़ को लेके खड़ा कर देता है। अच्छा, जैसे आपने बहुत सारे वर्ड को यूज किया, पावर, और सबसे बड़ी पोस्ट, भारत का सबसे टफ एग्ज़ाम, और फीस की बात करें तो 100 रुपये केवल फीस लगती है। हर तबका इसको फॉर्म को भर सकता है, मौका मिलता है सबको एग्ज़ाम देने का। लेकिन कहीं ना कहीं स्टेटस को लेकर ज़्यादा जो भीड़ जा रही है, लाखों की तादाद में छात्र तैयारी करते हैं, कुछ हज़ारों की संख्या में, 1000, 800, 900 की संख्या में सिलेक्ट होते हैं। इन सब की चर्चाएं होती हैं रिजल्ट आने के बाद, 1000 हैं, 800 हैं, जो भी है। लेकिन जो लाखों बच्चे उस भीड़ का हिस्सा थे, अब वो जाने कहाँ गए, उसके बारे में क्या सोचते हैं? कभी किसी ने उनके बारे में सोचा है? कैसा डिप्रेशन कि अगली साल तैयारी करेंगे, किसी का 10 साल भी निकल गया इसी में, किसी का 5 साल, किसी का 6 साल। तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लग रहा है कि ज़्यादातर बच्चों का ये स्टेटस के चक्कर में लाइफ कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन एक्चुअली पूछा है कि क्योंकि उस स्टेटस को देख के, कि पावर सिंबल को देख के कि हम इस ब्यूरोक्रेसी में जाएंगे तो इसमें जस्ट सोशल प्रेस्टीज ही नहीं, इसमें पावर का भी फैक्टर है। और उस स्टेटस को देख के लोग इस भीड़ का हिस्सा बनते हैं, और वहीं पे उसे कैपिटलाइज करने के लिए बहुत सारे कॉर्पोरेट हाउसेस आ जाते हैं, जैसे कोचिंग इंडस्ट्री आ जाती है, उसको कैपिटलाइज करती है। क्योंकि हर कोचिंग इंडस्ट्री सेंटर कहता है कि हम आपको एक सिविल सर्वेंट बनाएंगे, उनको ख्वाब दिखाने का पूरा एक वो मतलब एक इमेजिनेशन में वो क्रिएट कर देते हैं। काफ़ी हद तक वो सही भी है, क्योंकि कोचिंग आपका पूरा प्रिपरेशन एक मेन स्ट्रीम करता है टू सम एक्सटेंट। लेकिन ऐसे भी है कि पीपल डोंट गो टू कोचिंग सेंटर्स, बट सेल्फ स्टडी करके वो निकालते हैं, चाहे वो गाँव से हो या शहरों से वो निकालते हैं विदाउट इन कोचिंग सेंटर्स। लेकिन इसमें जो आपने क्वेश्चन पूछा कि ज़्यादातर क्या होता है एक्चुअली में, अगर हम इस पूरी प्रक्रिया को समझेंगे तो ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज हर साल ऑलमोस्ट 10 लाख लोग इस एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं। उनमें से जो मेंस में सिलेक्ट होते हैं वो ऑलमोस्ट 12,000 के अराउंड सिलेक्ट होते हैं। फिर 12,000 जो मेंस के लिए सिलेक्ट होते हैं, वो जब मेंस लिखते हैं तो इंटरव्यू के लिए वो 3,000 लोगों को ऑलमोस्ट, सपोज इट डिपेंड्स ऑन कि सीट्स कितनी है उसी के हिसाब से फिर ऑलमोस्ट फिर 3,000 इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। और 3,000 में भी फॉर एग्जांपल फिर लास्ट में 1,000 लोगों का सिलेक्शन होता है। वो जो आपने कहा ना, वो जो भीड़ का हिस्सा बनती है, मतलब 99% लोग इसमें मतलब वो इस रेस से ही बाहर हो जाते हैं। और वो हर साल प्रति साल वो जो संख्या है वो प्रपोर्शनली वो इंक्रीज हो रहा है। वो जो इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि साइज इंक्रीज हो रहा है। उससे क्या होता है, भीड़ इतनी बड़ी बड़ी होती जा रही है कि मतलब
अब ये एक साइकी बन चुकी है कि हर दूसरा तीसरा, पहले तो कहते थे कि कहीं पे भी पत्थर फेंको इंजीनियर आपको मिलेगा, लेकिन अब आप देखो, आप कहीं पे भी देखो आपको कोई सिविल सर्विस एस्पिरेंट आपको मिलेगा कहीं ना कहीं। और आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि इस स्टेटस के चक्कर में ना ये कितना इफेक्ट आपके लाइफ को करता है या ये कितना इफेक्ट आपके मेंटल हेल्थ को करता है, उस पर लोग जनरली ध्यान नहीं देते। बच्चे पेरेंट्स अपने बच्चों को शहरों में भेजते हैं तैयारी करने के लिए, लेकिन शहरों में जब वो पहुंचते हैं वो लाइफ उन लोगों ने कभी जी नहीं होती। तो जब वो शहरों में पहुंचते हैं तो यहाँ पे अलग ही टाइप का एक रेस चलता है। और वो आमिर खान की मूवी 3 इडियट्स में कहते हैं कि तेज नहीं भागोगे तो कोई कुचल के आगे निकल जाएगा। एग्जैक्टली वही होता है। तो उस रेस में क्या होता है कि स्ट्रेस बढ़ जाता है। एक बार एस्पिरेंट का प्रीलिम्स नहीं हुआ तो उसको अगले साल फिर से इसी साइकिल में रहना पड़ेगा। प्रीलिम्स क्लियर हो गया, मेंस में अपियर हो रहा है, मेंस क्लियर नहीं हुआ, अगेन 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर से 1 साल फिर से इसी साइकिल में रहना पड़ेगा। अगर पर्सनैलिटी टेस्ट आपने दिया, फिर फाइनल रिजल्ट में आपका नाम नहीं आया, फिर से 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो 0 से जो 0 का जो संख्या है, जो ये बहुत डाइसी है कि आपको जब 0 से स्टार्ट करना होता है तब आप में वो मोटिवेशन लाना। और मोटिवेशन के अलावा मोटिवेशन के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आपका सपोज आपका स्टेटस का है, ये जो स्टेटस की हम बात करें ना, सिविल सर्विसेज एज अ स्टेटस सिंबल, वो एक चीज़ है। दूसरा है कि आप किस बैकग्राउंड से आते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि अगर आपका सपोज आप लोअर इनकम ग्रुप से आते हो तो आपका स्ट्रेस भी और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आपके पास साधन ही नहीं होंगे इस एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए। तो वहाँ पे जो आपका क्वेश्चन आता है कि एक 1 डायमेंशनल सोसाइटी बन जाती है, इस भीड़ का हिस्सा बहुत सारे लोग बन जाते हैं, मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाता है, मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाती है। उन 99% लोगों का कोई जिक्र नहीं होता है, क्योंकि जो कहते हैं जो दिखता है वही बिकता है। जहाँ पे रिजल्ट आपका आता है, आप सिलेक्ट होते हो तो लोग पीपल मेक यू किंग। ओवरनाइट आप एक सेलिब्रिटी बन जाते हो, आप अथर आमिर बन जाते हो, आप टीना डाबी बन जाते हो, ऐसे मतलब रातों रात आप एक सेलिब्रिटी स्टेटस एक्वायर कर देते हो। और आपका जो पीछे का जो स्ट्रगल होता है वो बस एक स्ट्रगल पीछे रह जाता है, और आपका जो स्टेटस सिंबल है वो आगे दिख जाता है। और उसी पे फिर कोचिंग सेंटर्स और मीडिया हाउसेस उसको और सेलिब्रेट करते हैं, इन अ वे वो उसको रोमांटिसाइज करते हैं कि IAS एंड IAS। बट बिहाइंड दैट जो 99% एस्पिरेंट जो क्लियर नहीं कर पाते, वो मानसिक तनाव का सर्टेनली शिकार हो जाते हैं। और उससे अगर आप देखोगे उनका कॉन्फिडेंस लेवल नीचे आ जाता है। सोसाइटी में बहुत गलत प्रथा है कि अगर आपका सिविल सर्विसेज का एग्जाम, कोई भी एग्जाम अगर आपका क्लियर नहीं हुआ तो सोसाइटी आपको बहुत नैरोली देखना शुरू कर देंगे। आपको आपके क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन आ जाएंगे, बिकॉज इफ यू आर नॉट अ सक्सेसफुल कैंडिडेट, नोबडी विल एक्चुअली अप्रिशिएट यू। सोसाइटी का वही जो सोसाइटी में दिखता है वही चीज़ एक्सेप्ट की जाती है, वही नॉर्म बनता है। अगर आप फेलियर हो तो आप नॉर्म नहीं बन सकते, आप नॉर्म स्टैंडर्ड क्रिएट नहीं कर सकते। अगर आप सक्सेसफुल कैंडिडेट हो तो ऑब्वियसली फिर बहुत एक अच्छी अंग्रेजी में एक कहावत है कि सक्सेस हैज मनी फादर्स एंड फेलियर इज एन ऑर्फन। सक्सेस के पीछे सब लोग भागेंगे, आपके फेम के पीछे भागेंगे, आप इंटरव्यू लेने के लिए लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे। और पर जो कहानी है 99% लोगों की, वो बस कहानी बन के रह जाती है। उनका कॉन्फिडेंस नीचे आ जाता है, उनका मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो जाता है, उनको सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। दे फेस सोशल इश्यूज, सोशल बाइकआउट, इवन इन सर्टन केसेस मैंने सुना है। और ऑब्वियसली वी सी इट ऑन अ डेली बेसिस के आपके फ्रेंड्स भी कभी कभी ऐसे लोग भी आपको अबेंडन करते हैं जो आपके बहुत क्लोज होते हैं। इनफैक्ट समटाइम्स फैमिलीज गो अगेंस्ट यू इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ये देखा गया है। बट यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हाईलाइट करने की ज़रूरत है कि अगर आप ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता, समाज को भी ये समझ लेना चाहिए कि एक एग्ज़ाम है। अगर 10 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं तो उनमें 1000 बच्चों का सिलेक्शन होगा। आपको समझना चाहिए कि 99 का अगर नहीं हो, उन लोगों ने प्रयास किया, बिल्कुल, दे मेड एन अटेम्प्ट। लेकिन जो ये 99% लोग हैं उनका जो मेंटल हेल्थ है वो ख़राब होता है, क्योंकि ख़राब एग्ज़ाम की वजह से नहीं होता। लेट मी टेल यू फ्रैंकली,
लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे मार्केट में। और क्योंकि when you don't get success, people will have so many opinions and perspectives about you, और तब आप इफेक्ट होना शुरू हो जाते हो। इट्स अ सर्कुलर प्रोसेस, क्योंकि सोसाइटी एक स्ट्रक्चर की तरह काम करता है, एक इंस्टीट्यूशन है सोसाइटी, और एक इंडिविजुअल जो है वो एक छोटा सा एक एक्टर है। एक जो स्ट्रक्चर है, जो बड़ा स्ट्रक्चर है, बहुत बड़ी चीज़ है, ये इस इंडिविजुअल को अफेक्ट करता है इन वन वे अदर वे, साइकोलॉजिकली, सोशली एंड मॉरली ऑल्सो। कहीं ना कहीं जैसे आपने बताया है, जो तैयारी करते हैं छात्र और भीड़ बढ़ रही है और स्ट्रेस बढ़ रहा है, कहीं सोशल मीडिया का भी असर है क्या छात्रों के ऊपर और पूरी समाज के ऊपर? जो सोशल मीडिया पर गरीब किसान का बेटा, मजदूर का बेटा आईएएस बना, आईपीएस बना, जब ऐसे वीडियो सामने जाते हैं तो कहीं ना कहीं भीड़ बढ़ने बहुत ज़रूरी है, वो बढ़ भी जाती है इसको देखकर। गांव के लोग ज़्यादातर इम्प्रेस हो जाते हैं, शहर के गांव के लोग, और जब वो आते हैं एक उम्मीद से, फैमिली भी भेज देती है, कई का खेत बेचकर, घर बेचकर, ये सब चीज़ें करने के बाद बहुत सारे ऐसे युवा आते हैं, और ख़ासकर जो फैमिली बैकग्राउंड सही नहीं है, गरीब फैमिली से आते हैं, वो पूरी उम्मीद से आते हैं कि हम व्यापार तो, बिजनेस तो करवा नहीं पाएंगे बच्चे से, यहाँ से हमारा स्टेटस बदल जाएगा, हमारा ये कुल दीपक बनेगा। कुल दीपक तो आप समझते ही होंगे, जो 7 पीढ़ी बना दे, पीछे नहीं किसी ने किया हो ना, 7 पीढ़ी आगे नहीं कोई कर पाए, ऐसा स्टेटस बनाने की सोचते हैं, उससे उम्मीद रखते हैं। फिर वो आता है, फिर सफल नहीं हो पाता, जैसा कि आपने बोला, कई लोग गलत कदम भी उठा लेते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये बहुत सीरियस एक्चुअली क्वेश्चन है, और एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन को ना, इसको मेन स्ट्रीम करना चाहिए। यही क्वेश्चन जाना चाहिए मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, ये सोसाइटी में ये क्वेश्चन जाना चाहिए, और मैसेज भी जाना चाहिए कि देखिए सोशल, हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं, सोसाइटी आइसोलेशन में नहीं चलती। ये टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट इस पे क्या है, उसका इम्पैक्ट होता है, सोसाइटी में कल्चर का इम्पैक्ट होता है, टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट होता है, पॉलिटिक्स का इम्पैक्ट होता है, हर चीज़ का इम्पैक्ट होता है, फैमिली पॉलिटिक्स का इम्पैक्ट एक एस्पिरेंट पे होता है। लेकिन आपने जिक्र किया यहाँ पे कि सोशल मीडिया के आने के बाद, जब फॉर एग्जांपल ये न्यूज़ फ्लैश होती है कि एक गरीब किसान का बेटा आईएएस बना, तो ये जो मैसेज जब गांव में चली जाती है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं वहाँ पे जो अपने बच्चों को शहर भेजते हैं कि आप जाके वहाँ पे तैयारी कर लो, हम मैनेज कर लेंगे। कुछ लोग तो इस हद तक जाते हैं कि वो एक्चुअली, जैसा आपने कहा कि जमीन जायदाद सब बेच देते हैं, वो जमीन जायदाद बेच देते हैं वहाँ पे, अब बन के ही आएगा आईएएस, पूरी उम्मीद से। और होता क्या है, उसका रिवर्स हो जाता है, जैसे आपने कहा कुल दीपक, लेकिन उसका उल्टा हो जाता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, क्योंकि लेने तो 1% है, 99 तो वहाँ से छुट जाएगा। तो उस चक्कर में क्या होता है कि वो जो एस्पिरेंट दिल्ली आता है, शहर गांव से जो उसकी यात्रा होती है दिल्ली तक, वो पूरा एस्पिरेशन होता है, वो पूरे डिटर्मिनेशन के साथ वहाँ से निकलता है, एक उसमें कन्विक्शन होता है, मैं एग्जाम क्वालिफाई कर लूँगा। लेकिन जो मैथमेटिकली आप नंबर्स फिर देखते हो कि इट्स अ वेरी रिग्रेस प्रोसेस, 99 हैज़ टू एलिमिनेट। यहाँ पे जो चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी है, जो थ्योरी के ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज में जैसे कहता है कि सपोज के सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो सबसे फिट होगा वही निकलेगा। तो वहाँ से जो बाकी 99, बट दैट डजंट मीन कि वो जो 99% है वो फिट नहीं है। एग्जाम का सिस्टम ही ऐसा है कि वो फिल्टर करके 99% को बाहर निकाल देता है, बस उसमें सो जो वो लेस देन 1% है वही फिर फाइनली पार्ट बन जाता है उस सर्विसेज का। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जब आपकी यात्रा गांव से शुरू होती है या शहर से, कहीं से भी शुरू होती है, विद दिस एस्पिरेशन कि आप दिल्ली में जाके आप आईएएस का एग्ज़ाम फोड़ोगे, तो एक तो ये एक्सपेक्टेशन होता है फैमिली का कि अफसर बनेगा हमारा बेटा, डीएम बनेगा, कलेक्टर बनेगा। एक तो एस्पिरेंट पे ये प्रेशर होता है। दूसरा प्रेशर जब वो यहाँ पे आता है तो एकदम से आपने उसको कहाँ से एक अलग इकोलॉजिकल स्पेस से उठा के दूसरे एनवायरनमेंट में डाल दिया, जो कि एक्सट्रीमली हाईली अर्बन है। मेट्रोपॉलिटन सिटी में आपने डाल दिया। मेट्रोपॉलिटन सिटी के अपने चैलेंजेस होते हैं, उसका अपना एक स्ट्रेस लेवल होता है जो इम्पोज करता है वो एक एस्पिरेंट पे, आमतौर पे जो वहाँ पे लोग रहते हैं। जो शहरों में रहते हैं उनको तो ज़्यादा उसका इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन जो गाँव से आते हैं उन पे इफेक्ट ज़्यादा होता है, क्योंकि वो एक्सपोज नहीं होते इन रियलिटीज़ से। जब वो शहर में आता है तो कंपटीशन देखता है,
उसको पहले खुद जब वो देखता है मार्केट में, वहाँ पे आपको एक भीड़ में बहुत सारी वैरायटी मिलती है। कुछ बहुत सारे कॉलेज, सपोज दिल्ली यूनिवर्सिटी से, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली से, या बाकी जो भी इसके प्रॉक्सिमिटी जो कॉलेज है, जो एलीट कॉलेज है इन ए वे, नॉट एन एलीट कॉलेज इन ए वे, बट जो कि बहुत जिनकी रैंकिंग अच्छी है, जो कि बहुत माने जाते हैं, दे आर वेरी पॉपुलर एजुकेशनल डेस्टिनेशंस, तो वहाँ के भी बच्चे होते हैं। तो और उन बच्चों का जो एक्सपोजर का जो लेवल होता है वो भी काफ़ी डिफरेंट होता है। तो जो गांव से एकदम से वहाँ से उठ के यहाँ पे आता है, तो वहाँ एक कल्चरल शॉक उसको पहले मिलता है। कल्चरल शॉक से पहले उसको ये शॉक भी, फिर एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है। फिर जब प्रिपरेशन में आता है उसको समझने में, इस पहले तो हमें ये समझना कि इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में तो टाइम लग जाता है। पहले सिलेबस को समझने में, पूरा इस सिलेबस को कवर करने में कम से कम 1.5 साल मिनिमम लगता है। जो लोग आके मीडिया में आते हैं, सोशल मीडिया में आते हैं कि हमने 1 साल में एग्जाम क्वालिफाई किया, आई डोंट एक्सेप्ट दिस, आई डोंट बाई दिस आर्ग्यूमेंट। नहीं, क्योंकि 1 साल में तो ये सिलेबस इतना वाइड है, कैसे कवर करोगे आप? एक मेडिकल डॉक्टर जो MBBS किया है एम्स से, वो कहता है मुझे पूरे एग्जाम को तैयारी करने में 1.5 साल लग गया, रिगरसली तैयारी करने में। तो एक आम स्टूडेंट जो होगा, ऑब्वियसली उसको उसी, अगर 1.5 साल नहीं तो 2 साल तो लग ही जाते हैं पूरे प्रोसेस। बिल्कुल। और उसमें कितना कैपिटल आपका, कितना रिसोर्स आपका इसमें मतलब इन्वेस्ट होता है इस पूरी प्रिपरेशन में। तो जब 2 साल आपके इसमें लग जाते हैं, तो जब एस्पिरेंट आता है, तैयारी करने बैठता है, और तैयारी के दौरान जब उसका एग्जाम नहीं क्वालिफाई होता पहले अटेम्प्ट में, तो स्ट्रेस का जो लेवल है, मैग्नीट्यूड बहुत ऊपर चला जाता है। वहीं फिर वो अगल बगल में देखता है कि सोशल मीडिया में जो उसके पीयर ग्रुप्स है, जो उसके अगल बगल में जो एस्पिरेंट्स है, वो कुछ निकालते हैं उसमें से। अब इस एस्पिरेंट को पता नहीं इनका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आए हैं, इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, इनका लेवल ऑफ एक्सपोजर क्या है, इनको इस एग्जाम के बारे में कब पता चला, उनको इस हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता। तो इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट एस्पिरेंट पे पड़ता है, लेकिन इससे ज़्यादा इम्पैक्ट उनकी फैमिलीज़ को पड़ता है। अब यकीन नहीं मानोगे आप, मैंने पर्सनली बहुत से ऐसे एस्पिरेंट्स को देखा है और उनके फैमिलीज़ को देखा है। फैमिलीज़ को सोशल मीडिया की वजह से इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता चली है जितना एस्पिरेंट को पता नहीं होता। क्यों? एस्पिरेंट क्योंकि उसको बहुत सारा चीज़ें पढ़नी होती है, इस पूरे प्रोसेस में टाइम कम होता है, पढ़नी बहुत सारी चीज़ें होती है क्वालिटेटिवली, तो उसको इतना टाइम नहीं मिलता कि वो हर चीज़ को, मतलब सोशल मीडिया को देखे, बाकी चीज़ों के साथ अपने आप को मतलब क्लोजली रखे, मॉनिटर करे उन चीज़ों को। तो फैमिली के एस्पिरेशन बढ़ते रहते हैं कि वहाँ से किसान का बेटा IAS बना, रिक्शा चलाने वाले बंदे का बेटा IAS बना, बस वहाँ पे आपको एक वर्ड सुनाई देगा, IAS बना। कभी ये नहीं सुनाई देगा आपको कि रेलवे अधिकारी बना, क्योंकि इस पूरे जो जितने भी पोस्ट है उसमें से इंडियन रेलवेज भी आता है, लेकिन रेलवे अधिकारी नहीं, IAS। हाँ, IAS। उसमें डिफेंस एस्टेट का नहीं आएगा, उसमें ऑडिट्स एंड अकाउंट्स का ज़्यादा नहीं आएगा, वहाँ पे IAS आए, क्योंकि IAS सबसे बड़ा जो माना जाता है कि मोस्ट पावरफुल पोजीशन इन द पब्लिक रेलम। एक IFS ऑफिसर अगर कोई बनेगा, वो तो विदेश में जाके उसकी अच्छा। एक सवाल ये है कि आज से 10 साल पहले ये तैयारी तो UPSC की काफ़ी दिनों से हो रही है, काफ़ी लोग पहले भी बनते आए हैं IAS IPS, लेकिन 10 साल के आसपास से ही ऐसा लग रहा है कि कोचिंग संस्थानों का क्या व्यवहार रहा है छात्रों के साथ, एस्पिरेंट के साथ, अब क्या बदलाव देखने को मिल रहे हैं कोचिंग संस्थानों के, जैसे कि एजुकेशन को व्यापार बना देना, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? आई थिंक इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज एजुकेशन को जब आप कॉर्पोरेट के साथ कनेक्ट कर देते हो, तब इसका जो इंटेंशन और मोटिवेशन और जो इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो चेंज हो जाता है। जब आप उसको कॉर्पोरेट के साथ कनेक्ट कर देते हो, इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट कर देते हो, एक व्यापार के साथ कनेक्ट कर देते हो, तो इसका ऑब्जेक्टिव टोटली चेंज हो जाता है। तो फिर ये एक UPSC एक मिशन की तरह नहीं रहता है एग्जाम, का आप पब्लिक सर्विस करने जा रहे हो, तो अब इसका इंटरेस्ट भी चेंज हो जाता है। एस्पिरेंट्स देखते क्या है, वो देखते हैं कि कोचिंग सेंटर्स में भीड़ लगी है, यहाँ से एडवर्टाइजमेंट आता है कि हमारे यहाँ से 200-300 एस्पिरेंट्स का सिलेक्शन हो गया। नोबडी नोज कि वो सच में 200-300 एस्पिरेंट्स वहाँ पे सच में एक
मतलब मेंटरशिप का प्रोग्राम ले रहे थे, पूरी कोचिंग ले रहे थे, कोई टेस्ट सीरीज दे रहे थे या मॉक इंटरव्यू के लिए गए थे। उनको एक्चुअली रियलिटी पता नहीं होती है, पर जब आप वहाँ पे मॉक देने जाते हो तो आप वहाँ पे फॉर्म एक फिल करते हो कि हमने यहाँ पे एक मॉक दिया है। वही फिर जो कोचिंग इंडस्ट्री होती है या कोचिंग उसी का यूज़ करके फिर वो फिर इससे क्या होता है कि ये एक ट्रेंड बन जाता है। एक बार ट्रेंड बन गया तो फिर जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो उसी कोचिंग सेंटर के यहाँ। अभी क्या युवाओं के बारे में आप कहना चाहेंगे जो अभी युवा काफ़ी स्ट्रेस में है, चाहे वो किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो या अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करने में, स्टेटस को बनाने में, युवा क्या करना चाहिए? इस स्ट्रेस भरी ज़िंदगी से कैसे दूर होना चाहिए युवाओं को? बहुत स्ट्रेस है और उसके साइड इफ़ेक्ट भी आपको देखने को मिल रहे हैं। कम उम्र में हार्ट अटैक जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। आप क्या करना चाहेंगे इसके बारे में? आई थिंक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अब सुसाइड्स के केसेस काफ़ी इंक्रीज़ हो रहे हैं। लाइफस्टाइल को लेके जब आप बात करते हो तो हार्ट अटैक्स के केसेस काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स हो रहे हैं डे इन एंड डे आउट। इसका मतलब ये है कि स्ट्रेस का लेवल और मैग्नीट्यूड काफ़ी बढ़ रहा है और उसका सोर्स भी जानना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ से रहा है ये स्ट्रेस। क्योंकि सोशल मीडिया चीज़ों को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई कर रहा है। एक दूसरा ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो क्योंकि फिक्स्ड नंबर ऑफ जॉब्स अवेलेबल है मार्केट में, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है। कोरोना के बाद एक चीज़ जो रियलाइज़ हो गई लोगों को, जो मुझे लगता है, क्योंकि मैंने जो डेटा बिकॉज आई विल स्पीक वट एवर इज बीइंग प्रेजेंटेड बाय द डेटा एंड बाय द पॉलिसी इंस्टीट्यूट्स के, लोगों को ये लगा कि सरकारी जॉब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है इसमें। प्राइवेट सेक्टर में इट कैन गो एनी टाइम, हायरिंग एंड फायरिंग, डाउन साइजिंग कभी भी हो सकता है। विच इज़ वाई के गवर्नमेंट सेक्टर को लेके फोकस और ज़्यादा एस्पिरेंट्स का जो अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट यूपीएससी की तैयारी, इट्स ऑल्सो अबाउट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में भी ऐसा ही हाल है मोस्टली। और फिर जब आप एसएससी सीजीएल की बात करते हो उसमें भी एक बहुत सारा एक नंबर है जो उसमें एंगेज है, तो स्ट्रेस ऑब्वियसली बढ़ रहा है क्योंकि नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स ईच ईयर आर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। द पॉइंट इज वी डोंट हैव अल्टरनेटिव स्पेस, वी डोंट हैव अल्टरनेटिव्स जिनको जनरली हम हार्नेस कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे भीड़ का हिस्सा मत बनिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक बंदा जो एम्स में मतलब एमबीबीएस में सिलेक्शन होती है, वो बंदा आगे जाके आईएएस का एग्ज़ाम निकालता है एट अ वेरी यंग एज। फिर जब आईएएस का एग्ज़ाम निकालता है 3 4 5 साल तक वो बैठता है। आई एम टॉकिंग अबाउट अ फाउंडर ऑफ एन एडुटेक जो कि हु हैज़ अ ग्रेट टर्नओवर एंड आई थिंक अनअकैडमी, एवरीबडी नोज अबाउट अनअकैडमी। तो वो बंदा एम्स में डॉक्टर बनने के बाद फिर उसने आईएएस का एग्ज़ाम निकाला। आईएएस एग्ज़ाम निकालने के बाद उसने वो छोड़ दी। क्यों? बिकॉज उसको लगा यार इससे फार बेटर अपॉर्चुनिटी मैं क्रिएट कर सकता हूँ अपने लिए, वेयर आई कैन मेक ए बेटर लिविंग फॉर माई सेल्फ एंड आई कैन ऑल्सो क्रिएट जॉब्स। वो वाला जो माइंड सेट क्रिएट करना वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन बट ही हैड अ प्रिविलेज, उसके पास एक बैकअप प्लान था, उसके पास जॉब थी। लेकिन जिसके पास जॉब नहीं है वो क्या करे? बैकअप प्लान था, ही इज़ अ डॉक्टर, ही वाज अ डॉक्टर, ही कुड हैव कंटिन्यूड टू परस्यू हिज प्रोफेशन। बट एक आम एस्पिरेंट जिसका बैकअप जो ह्यूमैनिटीज़ के बैकग्राउंड, देखिए यहाँ पे भी इंटर डिसिप्लिनरी जो है वो भी बहुत इनइक्वालिटीज़ है, डिस्क्रिमिनेशन है। एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के एस्पिरेंट को कहीं ना कहीं वो जॉब कर सकता है, बट ह्यूमैनिटीज़ वाले के पास जॉब ही नहीं है। एक सोशियोलॉजी पढ़ के एक स्टूडेंट जो ह्यूमैनिटीज़ में बीए कर रहा है या मास्टर्स कर रहा है, उसके पास जॉब ही नहीं है, कहाँ जाएगा वो? पॉलिटिकल साइंस पढ़ के कहाँ जाएगा? एंथ्रोपोलॉजी पढ़ के कहाँ जाएगा? क्योंकि वहाँ पे जो आपको जॉब चाहिए ना उसमें स्किल चाहिए, और वो स्किल क्या है? वो डेटा है। वो क्वांटिटेटिव डेटा पे काम करते हैं और उनको चाहिए वो लोग जो इंडस्ट्री के लिए, जो इंडस्ट्री के जितने भी मतलब रिक्वायरमेंट्स उसको फुलफिल। आपको सॉफ्टवेयर आने चाहिए, क्या आपको एक्सेल आता है, माइक्रोसॉफ्ट आता है, ये आता है, वो आता है। तो इसके चक्कर में क्या बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं वो जो ह्यूमैनिटीज़ से हैं वो तो गवर्नमेंट जॉब्स तक पहुंच ही नहीं पाते। प्राइवेट मार्केट तो उनके लिए बंद ही है, वो भी भीड़ का हिस्सा बनते हैं। तो इस सिचुएशन में जहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स आपको समझ आ रहा है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम के आपके पास केसेस आ रहे हैं और केसेस से पूरा क्लियर होते जा रहा है कि भाई भीड़ हर साल इंक्रीज होती है, गवर्नमेंट जॉब्स उतनी की उतनी ही रह रही है,
कुछ साल तो हमने ये भी देखा कि कम हो रही है, इट्स नॉट इंक्रीजिंग। अगर यूपीएससी में सपोज 3 साल पहले 1000 पोस्ट थी, उसके अगले साल 800 समथिंग पोस्ट होते, तो रिडक्शन होता है पोस्ट का। पहली चीज़, सरकारी नौकरी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, दैट्स लाइक समथिंग रियली इंपॉर्टेंट वन नीड्स टू अंडरस्टैंड। और फिर करना क्या है, डाइवर्सिफिकेशन। आपको अपने स्किल्स को इम्प्रोवाइज करना है। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ में हो, आपको डेटा सीखना है, आपको ऐसे स्किल सेट सीखना है कि आप कल जाके किसी भी ऐसे पॉलिसी इंस्टीट्यूट में, एनजीओ में, थिंक टैंक में, सेमी गवर्नमेंट सेक्टर में, या अपना कुछ एंटरप्रेन्योरल प्रोग्राम आप खड़ा कर सको, जिससे आप खुद को ही नहीं बाकी और लोगों को भी नौकरी प्रोवाइड करो। और इसके लिए माइंडसेट का चेंज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमसे जो पहले मतलब हमारे जो फोर फादर्स हैं, हमारे लाइक फादर हैं सपोज फॉर एग्जांपल, वो कन्वेंशनली वही चीज़ कर रहे हैं। सरकारी नौकरी होगी तो अगर अच्छी नौकरी होगी तो शादी होगी, अगर अच्छी शादी होगी तो फैमिली अच्छी होगी, जब फैमिली अच्छी होगी देन यू विल हैव अ गुड लाइफ। दैट इज़ द कन्वेंशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ गुड लाइफ, कॉन्सेप्ट ऑफ गुड लाइफ, बट दैट हैज़ फेल्ड। जिनके पास अच्छी नौकरी है, आप देखोगे वहाँ पे भी इश्यूज़ है, सोशल इश्यूज़ है, इकोनॉमिक इश्यूज़ है, वहाँ पे भी टर्मोइल है। तो देयरफॉर इस माइंड से निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब आपको मिलेगी तो योर लाइफ विल बी लाइक इट विल बी स्मूथ लाइफ। आई थिंक इस वाले माइंड से निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाके भीड़ कम होगी। अदरवाइज भीड़ कम नहीं होगी, क्योंकि कोचिंग इंडस्ट्री है, सोशल मीडिया का जो पूरा जो एक्सप्लोजन है, ये आपको एक इल्यूजन में रखेंगे। एंड ट्रस्ट मी, ये आपको इल्यूजन में ही रख रहे हैं, और इससे आपका मानसिक हालत भी ख़राब हो जाता है, फिजिकल कॉन्फिडेंस, आपका फिजिकल हेल्थ भी ख़त्म हो जाता है, आपका इमोशनल वेलबींग भी ख़त्म हो जाता है। तो जो डेफिनेशन ऑफ ए हेल्थ है ना, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करता है, स्टेट ऑफ बीइंग फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली फिट, वो हो ही नहीं पाता। तो कहीं ना कहीं जो खुद की हॉबी है उसको ही भूल जाता है इंसान। जो करने का जो स्किल है, हो सकता है सिंगर बनना हो उसको, सरकारी नौकरी करना है, इसके चक्कर में वो सिंगिंग भी भूल जाता है, और यहाँ पर भी कहीं ना कहीं किसी जाल में फंस जाता है। और ऐसे जाल में फंसता है, वहाँ से वो 3-4 साल जब उसमें इन्वेस्ट करता है, उसके बाद जब उसको रियलाइज होता है ना मैं फंस चुका हूँ, फिर वो निकलने की कोशिश करता है, लेकिन फिर सोचता है अगर मैं अब इससे निकल गया तो सोसाइटी क्या सोचेगी, घर वाले क्या सोचेंगे। और इस चक्कर में 4 साल हुए होते हैं, तो बहुत सारे उसके जो खुद के रिलेशंस होते हैं ना, वो रिलेशंस ऑलरेडी टूटे हुए होते हैं, टूट चुके होते हैं इन अ वे, वो अब इसको एक्सेप्ट नहीं करते, तो ये आइसोलेट हो जाता है। तो एलिनेशन का लेवल इतना हद तक बढ़ जाता है कि ये खुद से ही एलिनेट हो जाता है, तो ये खुद विक्टिम बन जाता है। ही बिकम्स अ विक्टिम ऑफ हिमसेल्फ एंड फ्रॉम द सोसाइटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना कि इल्यूजन में मत रहिए। देखिए कोचिंग इंडस्ट्री है, दे विल शो, देखिए कोचिंग इंडस्ट्री ऐसा नहीं है कि मतलब वो ऊपर से आए हैं, वो भी हम में से ही इंसान है जो ट्रेन कर रहे हैं एस्पिरेंट्स को टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। इट्स देयर बिजनेस, दे हैव टू डू इट। यू कांट नलिफाई द फैक्ट कि उनका एग्जिस्ट, उनको ख़त्म करेंगे तो देन दिस होल सिस्टम विल कोलैप्स। फिर आएंगे कौन? फ्रॉम लाइक वही आएंगे ना जिनको एक्सपोजर है, जो वहाँ पे रहते हैं। तो इसलिए द डिसीजन, यू हैव टू टेक द डिसीजन, चॉइसेस आपको खुद लेने पड़ेंगे कि इस मेंटालिटी से निकलना बहुत ज़रूरी है। एंड स्टार्ट बिलीविंग द फैक्ट कि इट्स अ टाइम टू रिफ्लेक्ट कि आपको करना क्या है। अगर सच में आपका, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको 3 इडियट्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो सीखने को मिली, मुझे ये चीज़ समझ आती कि चाइना एज अ कंट्री, वहाँ पे 3 इडियट्स मूवी इतनी ज़्यादा पॉपुलराइज हुई है जितना मुझे नहीं लगता कि इंडिया में पॉपुलराइज हुई होगी। तो वो तो मतलब चाइना इज़ फार मोर डेवलप्ड दैन मनी अदर एशियन स्टेट्स, या इवन अभी तो वो टक्कर दे रहा है वेस्ट को इन सो मेनी वेज। अगर आप पूरा टैरिफ का वार देखेंगे, या अगर आप देखोगे कि चाइना हैज़ बिकम वन ऑफ रीजनल हेजमन, है ना, तो अभी वो देखने को मिल रहा है, अभी वो देखने को मिल रहा है, अमेरिका को डट कर टक्कर दे रहा है। एब्सोल्युटली। और आप चाइना को इग्नोर नहीं कर सकते, यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट। तो चाइना में अगर इंडिया की मूवी पॉपुलराइज हो रही है ना, इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो मूवी में था जो सीखने को मिला, जो सीखने को उनको मिला, और वो भी चाइनीज को। इट्स नॉट लाइक यू कैन अंडरस्टैंड कि चाइना के लिए दे डोंट एक्सेप्ट थिंग्स इजीली, you need to influence them positively so that they will actually accept it willingly, not out of compulsion. Chinese compulsion नहीं मानते,
दे हैव अ स्ट्रेटजी टू रिटेलिएट द कंपल्शन, वो चीज़। वहाँ आमिर खान कहता है कि एक्सलेंस के पीछे भागो, पैशन को फॉलो करो। आप देखो कितने सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, मैं भी कुछ लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपने पैशन को फॉलो करने के लिए दे वेंट इनटू फोटोग्राफी, म्यूजिक में कुछ लोग चले गए, कुछ लोग थिएटर कर रहे हैं। दे आर एंजॉइंग द लाइफ। फॉर देम द डेफिनेशन ऑफ ए गुड लाइफ इज एंजॉइंग व्हाट दे आर डूइंग। Do what you love and love what you do, and that's I think the राजनीतिक मुद्दे होते हैं और राजनीति को चमकाने के लिए सब चीजें exactly, मुझे तो अभी वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि युवाओं के बारे में क्या सोचना चाहिए युवाओं को। जैसे आपने बताया है कि स्किल पे विशेष ध्यान देना चाहिए, ना कि इस प्रकार के राजनीतिक मुद्दों को पकड़कर उसमें कहीं ना कहीं अपने आप को झोंक देना, वही टारगेट बना लेना कि ये कोई पर्टिकुलर धर्म को लेकर ही उसी में पूरा कैरियर झोंक देना। इसके बारे में मुझे लगता है कि वी कैनॉट डिवोर्स हम पॉलिटिक्स को हम अपने आप से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि एज इंडिविजुअल जब हम पैदा होते हैं तो हम एक सर्टन आइडेंटिटी के साथ पैदा होते हैं। किसी क्षेत्र से आए हैं तो वो आइडेंटिटी भी है ना। आप सपोज किस कास्ट से हो या आप किस क्लास से हो, बहुत सारी आइडेंटिटीज आपकी आ जाती है इन वन वे द अदर वे। तो पॉलिटिक्स डिसाइड्स सो मेनी थिंग्स। तो आप अगर पॉलिटिक्स आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें डिसाइड कर रही हैं तो आपको भी तो पॉलिटिक्स को डिसाइड करने के लिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो भी पॉलिटिक्स का जो बेस है वो क्या है, वो लोग हैं। और जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। जो पावर है एक्चुअली में वो किन का है, लोगों का। लोगों के नाम पे ही राजनीति की जाती है। अब अगर हम कहेंगे कि जो लोग हैं उनको राजनीति से दूर रहना चाहिए, एस्पिरेंट्स को सपोज दूर रहना चाहिए उनसे, दे शुड अंडरस्टैंड इट। दे शुड अंडरस्टैंड। जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हो तो यू गेट टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स, आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, व्हाट इज़ द विजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो आप अपने आप में अब्जॉर्व करके फिर आप उनको इम्प्लीमेंट करते हो अपने मतलब पर्सनल और पब्लिक स्फीयर में। तो पहली चीज़, आप अपने आप को सेपरेट नहीं कर सकते पॉलिटिक्स से, बट एट द सेम टाइम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि जिस चीज़ पे आपको फोकस करना चाहिए ना, वो सपोज वो है कि डेवलपमेंट। मैं तो ग्रोथ की बात ज़्यादा नहीं करूँगा, बिकॉज मुझे लगता है ग्रोथ एक बहुत प्रॉब्लमेटिक टर्म है। ग्रोथ में आप बहुत क्वांटिटेटिव होते हो, यू फोकस ऑन द नंबर्स। डेवलपमेंट में हर चीज़ की बात होती है। डेवलपमेंट में सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल सब चीज़ें, हैप्पीनेस एक्चुअली सबसे बड़ा जो हमारा पॉइंट है, हैप्पीनेस। इंसान कितना खुश है, एग्जैक्टली इंसान कितना खुश है। और फिर जब आप खुद को इन चीज़ों में एंगेज रखोगे ना, सपोज ऐसे मुद्दों में जो कि पॉलिटिकली बहुत डिवाइसिव है, तो इससे क्या होता है कि मतलब यू डोंट वेस्ट योर टाइम बट आल्सो इट सेट्स अ रॉन्ग प्रेसिडेंट। देखिए मेरे कहने का यहाँ पे ये मतलब एसेंस है कि बी पॉलिटिकली अवेयर। और पॉलिटिकली अवेयर होने के लिए आपको पढ़ना ज़रूरी है। व्हेन यू आर पॉलिटिकली अवेयर अबाउट थिंग्स देन यू कैन डिमांड, देन यू कैन क्वेश्चन। उतना जानना और उसे इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। बट अभी के कंडीशन में हो क्या रहा है, अगर आपने पूरा कुणाल कामरा का जो पूरा देखा होगा, मतलब पूरा जो इवेंट हुआ, वहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बाहर निकल के आ गई कि कॉमेडियंस पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कॉमेडियंस हैव बिकम पॉलिटिशियंस एंड पॉलिटिशियंस हैव बिकम कॉमेडियंस, क्योंकि जो कॉमेडियंस है वो सीरियसली पॉलिटिकल इश्यूज पे बात करते हैं, जबकि पॉलिटिशियन जो है वो एक्चुअली में कॉमेडी कर रहे हैं। एंड दैट्स वेरी पैराडॉक्सिकल। आई थिंक ये हर एरा में ये सब चीज़ें हुई हैं। अगर आप पूरा हिस्ट्री को जाके देखोगे ना तो ये चीज़ें हुई है इन पास्ट। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी का जो ब्रेक थ्रू है ना हमारी लाइफ में वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप देखो चैट जीपीटी को देखो, अब जिबली को देखो, अब ग्रोक को देखो, अब डीप को देखो। ग्रोक ने जो बूम किया है, एग्जैक्टली जो बूम किया उसने, इंडियन ने क्या क्या पूछना शुरू कर दिया ग्रोक से। बिल्कुल कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा था देख के कि ग्रोक क्या कर रहा है। एग्जैक्टली आई थिंक इस एरा में जब हम टेक्नोलॉजी, देखिए टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। टेक्नोलॉजी ऑल्सो क्रिएट्स वैल्यूज, टेक्नोलॉजी क्रिएट्स बिलीफ्स। फोकस टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी मेक्स आवर लाइफ ईजियर एंड बेटर, ठीक है ना। मैं ये नहीं कहूँगा कि टेक्नोलॉजी का साइड इफेक्ट नहीं है, टेक्नोलॉजी का साइड इफेक्ट है, ये आपके जॉब्स को भी ख़त्म कर सकता है। बट आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि
टेक्नोलॉजी को आपको कंट्रोल करना, यू हैव टू गाइड टेक्नोलॉजी रादर टेक्नोलॉजी गाइडिंग यू। ठीक है ना, अगर वो वाला सिचुएशन आ गया फिर तो मतलब ये रिप्लेस करेगा लोगों को। टेक्नोलॉजी आपको गाइड करने लगे तो वो कोई अब मतलब ही नहीं। आप देखिए ना, अभी हार्वर्ड में एक्चुअली रिसर्च हुई थी, तो वो रिसर्च ये थी कि जो नया जो एक चीज़ डेवलप हुआ है लोगों में, जो कि मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन्स का ज़्यादा यूज़ करे, कि ब्रेन रॉट। अब आप सोच ही नहीं पाते। व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, द फर्स्ट थिंग दैट यू एक्चुअली डू इज आप फ़ोन उठाते हो। आप फ़ोन उठाते हो, आप वही चीज़ें करते हो जो आप रिपीटिवली करते आ रहे हो। तो उससे क्या होता है, एक पैटर्न डेवलप होता है आप में एक क्रिटिकल सोच ही नहीं आ पाती, क्योंकि आप वही चीज़ें कर रहे हो जो आप रोज़ करते थे। तो इन ऑर्डर टू गेट अ ब्रेक थ्रू फ्रॉम दीज थिंग्स, यू नीड टू स्टे अवे फ्रॉम द सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया आपको कंट्रोल करना चाहिए, ना कि वो आपको कंट्रोल करे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अब वो कैसे आएगा, अब सेल्फ कंट्रोल कैसे आएगा। सेल्फ कंट्रोल करने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक टाइम के बाद आपको फ़ोन से दूरी बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फ़ोन इज़ नॉट एवरीथिंग, फ़ोन इज़ अ टूल जिसमें इन्फॉर्मेशन है, व्हाट एल्स इज देयर। ठीक है ना, लेकिन इसका उलट हो रहा है। लेकिन इसका एग्जैक्टली वही उलट हो रहा है। बच्चे सुबह से एस्पिरेंट्स हैं, बच्चे होम और कॉल इट, इवन बड़े भी और सो कॉल्ड जो कि बुजुर्ग लोग भी, सबके सब इसी में एक्चुअली इतना ज़्यादा एंगेज हो गए कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बन गई। हाँ, यदि फ़ोन 2 मिनट के लिए भी गायब हो जाए तो इरिटेट, एंग्जाइटी होती है। और अगर बाई चांस आपका अगर फ़ोन यहाँ पे होगा ना, और मैं आपका फ़ोन यहाँ से ले लूँ, तो आप में इनसिक्योरिटी फील हो जाएगी, भाई ये कुछ मेरी प्राइवेसी जो है वो इन्वेड हो रही है। तो देखो ना, मतलब यू क्रिएटेड इनसिक्योरिटी यू बिकॉज ऑफ योर ओन एक्शन। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप बाहर के देशों में जाओगे ना, अगर आप यूरोप में जाओगे, यूएस में जाओगे, लाइक वो काफ़ी चीज़ों में मतलब इमोशनली, साइकोलॉजिकली, मेंटली, टेक्नोलॉजिकली इसलिए एडवांस है क्योंकि दे एक्सपेरिमेंटेड विद द थिंग्स और उन लोगों ने अप्लाई करना शुरू कर दिया। यहाँ पे इंडिया में कंजम्पशन ऑफ सोशल मीडिया टू मच, यहाँ रील्स वायरल हो रही है और सब बंदे देख रहे हैं। तो इससे क्या होता है, एक रील आ जाती है यूट्यूब पे, सब लोग उसको देखने लगते हैं और सब लोगों का कन्वर्सेशन क्या होता है शाम को, भाई उसने देखो क्या किया। एक बच्चा कहीं पे सिंगर बनता है तो उसका एक रील पूरी जगहों पे वायरल हो जाता है और कन्वर्सेशन क्या होती है, ये चीज़। अब आप बताइए, जिस दिन ये रील वायरल होती है उसी दिन विदर्भा में या किसी भी इंडिया के किसी भी रिमोट एरिया में जहाँ पे बारिश नहीं हुई है बहुत टाइम से, वहाँ पे लोग सुसाइड कर रहे हैं, फार्म हाउस सुसाइड कर रहे हैं, वो न्यूज़ आ ही नहीं पाती। लेकिन यहाँ से न्यूज़ आ जाती है कि इस बंदे ने आज इतने रन बना लिए एंड देन ही इज बीइंग सेलिब्रेटेड। लाइक व्हाई डू यू हैव टू सेलिब्रेट समथिंग, जो बेसिक चीज़ें हैं ना, जिन पे सपोज बात होनी चाहिए वो हो ही नहीं पा रहे हैं, और जिन पे बात नहीं होनी चाहिए उन्हीं पे बात हो रही है। तो इससे क्या होता है, इसको हम सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं वन डायमेंशनल थिंकिंग। आप उसके बाहर सोच ही नहीं पाओगे। जब एक ही माइंडसेट के लोग होंगे सोसाइटी में, तो सोसाइटी कभी क्वेश्चन कर पाएगी, न सोसाइटी में डाइवर्सिटी एग्जिस्ट कर पाएगी। एंड दिस इज नॉट गुड, इट्स नाइदर गुड फॉर डेमोक्रेसी, इट्स नॉट गुड फॉर योर इंडिविजुअल लाइफ, क्योंकि वैरायटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ एक्चुअली। अच्छा, ये एक लास्ट का सवाल रहेगा कि खुशहाली और ग्रोथ क्या जरूरी है? आई थिंक खुशहाली। आई विल एक्सप्लेन इट कैसे। मैं कहीं से आ रहा था तो एंड आई सा दिस इज व्हाट आई एक्सपीरियंस्ड। रोड ज़बरदस्त है एकदम, लाइक बहुत ज़बरदस्त रोड्स बने हैं जहाँ पे आपको लगेगा यार हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा काफ़ी डेवलप हुआ है। उसके अगल बगल में अगर आप देखोगे स्ट्रक्चर जो बिल्ड हुए हैं, कंक्रीट स्ट्रक्चर बिल्ड हुए हैं, तो क्या होता है, बनाए तो आपने ये चीज़ें हैं, लेकिन जो ही समर का टाइम आ जाता है, गर्मी बढ़ने लगती है, पोल्यूशन का लेवल इंक्रीज होने लगता है। गर्मी पड़ने की वजह से क्या होता है, जो हीट ज़मीन पे पड़ जाती है, सनरेज जो ज़मीन पे पड़ जाती है, जब वो वापस वो इन मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता था, पेड़ होते थे, काफ़ी जंगल होते थे, पेड़ होते थे, या मैग्डमाइजेशन ज़्यादा नहीं होती थी, आपके घरों के जो स्ट्रक्चर्स होते थे वो एक्चुअली टेरेस जो होता था अलग अलग टाइप का होता था। तो जो सन रेज आती थी जब ये वो वापस, मोस्ट ऑफ देम वेयर समहाउ, उसका जो इफेक्ट है, उस हीट का जो इफेक्ट है, जब वो वापस जाते हैं तो वो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करते हैं। तो होता क्या है एक्चुअली में, जब आप रोड्स के थ्रू जाते हो, आप स्ट्रक्चर्स देखते हो, जब गर्मी का महीना आता है, टाइम आता है, जब ये गर्मी, जब सूरज की किरणें जब ज़मीन पे पड़ती है, जब वो वापस जाते हैं ना, तो वापस
ये इतना गर्म करते थे ना उस पूरे एरिया को। इन लेमैन इन जोग्राफिकल टर्म्स हम उसको कहते हैं कि अर्बन आइलैंड्स बन जाते, इतना हीट प्रोड्यूस होता है। तो उससे क्या होता है कि अब हीट इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि आप बीमार होने लगे, आपको सांस की प्रॉब्लम होने लगी, आपको बहुत सारी और इश्यूज होने लगी, और ये एक ऐसा फर्टाइल ग्राउंड बन जाता है बहुत सारी बीमारियों का। ठीक है ना। तो जब इस एक चीज़ से आपने एक सपोज, मैं नहीं आई एम नॉट अगेंस्ट डेवलपमेंट, आई एम नॉट अगेंस्ट ग्रोथ के, मतलब रोड नहीं बननी चाहिए, बननी चाहिए, बट इसके साथ इसको कॉम्प्लीमेंट करो ना। आप पेड़ ज़्यादा, लाइक ग्रीन बेल्ट ज़्यादा इंक्रीज करो, आप स्पेसेस ओपन करके रखो, वेटलैंड्स ओपन करके रखो, आप स्पेसेस को ओपन भी छोड़ो ताकि नेचर विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। जब आप ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस करोगे ना, और उसका इफेक्ट दिखेगा आपको। इतनी ज़्यादा डिजास्टर्स आप रिपोर्ट कर रहे हो ना, कि आपको हिली एरियाज में डिजास्टर्स हो रहे हैं, वहाँ पे पहले डिजास्टर ही नहीं होता था। ऐसा ही एक गांव है झारखंड का, जादूगोड़ा, नाम सुना होगा आपने, जादूगोड़ा गांव। यहाँ पर यूरेनियम की पहली खान यहाँ पर बनाई गई थी, पहला कारखाना, यहाँ पर पहली कंपनी आई थी। और जब से ये गांव में ये कंपनी आई है, तब से वहाँ के लोगों का जीवन बहुत संवेदनशील हो गया है। किसी को कैंसर, किसी को त्वचा की बहुत सारी बीमारियाँ, बांझपन जानते हो ना, महिलाओं के बच्चे ना हो पाना, और इनफर्टिलिटी, टीबी जैसी बहुत सारी बीमारियाँ। तो वहाँ के लोगों का यही कहना है कि जब कंपनी नहीं थी तब ये इशू, तो हमें कोई इशू नहीं थे, हम लोग आराम से यहाँ के जंगलों से, आदिवासी मुख्यतः वहाँ पे रहते हैं, यहाँ के जंगलों से और यहाँ के पेड़ पौधों से जो भी इनको जीवन यापन करने के लिए आय मिलती थी, उसी से बहुत खुश थे। जब से यहाँ पे विकास हुआ है, ग्रोथ हुई है, जब से हमारा जीवन बहुत नर्क बन गया है, खराब हो गया है, और हर तीसरे घर में किसी न किसी प्रकार की बीमारी है, जो जन्म से ही बीमार हैं, या टीबी है, कैंसर है। पूरा गांव, जादूगोड़ा गांव बहुत बड़ा इशू है। कई समाज सेवक हैं, जो कई पत्रकार हैं, लोगों ने इस पे आवाज़ भी उठाई है। तो कहने का मतलब आपका ये है कि इन नटशल के ज़्यादा फोकस ग्रोथ पे होने से इसके बहुत सारे दुष्प्रभाव है उसके। और अगर आप देखोगे, फॉर एग्जांपल कैंसर कैपिटल ऑफ इंडिया भी सपोज, अगर आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे एरियाज है जहाँ पे रेडियोलॉजी, मेडिकल जो सर्विस है बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो गई। तो वहाँ पे कहा गया कि वहाँ पे कैंसर के केसेस जो है वो ज़्यादा बढ़ गए, क्योंकि रेडिएशन वहाँ से निकल रहे हैं। और आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा, जितने भी सपोज पेड़ पक्षी आपको कहाँ दिखते हैं दिल्ली में, आप मुझे एक जगह बताओ जहाँ पे आपको पेड़ पक्षी दिखेंगे। आप नहीं दिख पाते वैसे, क्योंकि आपने इतना, मतलब इंटरफेरेंस इतना ज़्यादा है। और ऊपर से जब ये सब चीज़ें, जब आप ग्रोथ की बात कर रहे हो, टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू की बात कर रहे हो, तो आपने टेक्नोलॉजी आई क्यों थी? ये तो ह्यूमन की लाइफ को बेटर करने के लिए आई थी। जबकि ह्यूमन, इंसानों की ज़िंदगी जब इससे और ख़राब हो रही है ना, तो इस पर टेक्नोलॉजी डिडंट मेड योर लाइफ बैड, ह्यूमन इज मेड द लाइफ बैड इन अ सर्टेन वे, बिकॉज आपको टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करना था, रादर टेक्नोलॉजी कमिंग एंड कंट्रोलिंग यू। ठीक है ना। तो ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस करोगे ना, तो इसके रिपरकशन बहुत गलत होंगे, क्योंकि हर एक बंदा कैसे अफोर्ड कर सकता है एक एसी? नहीं कर सकता। अच्छा। जब हमारी बात इसी चीज़ पे चल रही थी ना कि फॉर एग्जांपल एस्पिरेंट्स के जो एस्पिरेशंस होते हैं, तो वो एस्पिरेशन जो होते हैं काफ़ी उस संघर्ष में जब वो लग जाते हैं, तो एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर नॉट एबल टू, लाइक उनको नहीं मिलता है जो वो चाहते हैं। तो एक बहुत अच्छा शायर मुझे याद आ रहा है इस मोमेंट पे कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा मगर फिर भी कम निकले। स्टे पॉजिटिव, स्टे ऑप्टिमिस्टिक, फाइंड अल्टरनेटिव्स एंड कीप योर सेल्फ एंगेज्ड विद प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ एंड डोंट बी होपलेस। There are numerous things that comes into your life. Trust me, अगर आपका एक दरवाज़ा बंद होता है ना, हज़ारों दरवाजे और खुल जाते हैं। बट हैव पेशेंस, टेक अ स्टेप बैक, स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग, फिर और काम करो। किसी भी, रिमेंबर वन थिंग, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। छोटा बड़ा हम लोगों का माइंडसेट बना देता है उस चीज़ को। तो अपने माइंडसेट को चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड फाइंड डिग्निटी इन एवरी लेबर। अगर कोई छोटा सा भी काम आपको लग रहा है छोटा है, वो छोटा नहीं होता। पीपल आर मेकिंग मिलियंस ऑफ मनी आउट ऑफ दैट। सो दैट्स माय फाइनल मैसेज टू एवरीबॉडी। तो आपने जैसे बोला है कि कोई भी काम करो, छोटा या बड़ा नहीं होता है। बिल्कुल। अंततः आपको खुशी मिलना चाहिए, कोई भी काम हो, जैसे आपने बताया छोटा बड़ा, अंततः आपको खुशी हो।
छोटी सी चर्चा थी हमारी मिस्टर ज़हूर के साथ। अच्छा लगा बात करके, आपने अपना Same here. कीमती समय दिया Thank you so और much. इतने सारे मुद्दों पे हमने चर्चा की। आपको कैसा लगा इन मुद्दों को जानकर? आप पहले से ही जानते होंगे, लेकिन ये चर्चा करना हमारे लिए ज़रूरी था। कहीं न कहीं बिल्कुल। हमारे ज़हन में ये बातें चल रही थीं। बिल्कुल। वो कहीं न कहीं हम भी स्ट्रेस फ़ील कर रहे थे। हमने अपनी भड़ास को बातों नहीं, के माध्यम से हम निकाला है। चाहते थे कि जो हम सोच रहे हैं वही हाँ, समाज में हाँ, वो मैसेज जाए, क्योंकि हाँ, बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं, जो युवा है, हाँ, वो हमें देख रहे हैं अभी इस टाइम पे, क्योंकि हुँ, हम भी इसी प्रोसेस से गुजर रहे हैं अभी। हुँ, तो अगर हम इन चीज़ों का एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना, तो हुँ, ऑब्वियसली आप भी अपने हाँ, रूम्स में, हाँ, लाइब्रेरीज में, अलग अलग जगहों पे बैठ के ना ये चीज़ें हाँ, एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। तो हुँ। इसलिए ये चर्चा बहुत इंपॉर्टेंट बनती है गिवन द करंट सिचुएशन। जी, तो इसी प्रकार की चर्चाएँ हम करते रहेंगे, क्योंकि जो हमें महसूस होता है उसी को हमने आज अपने द्वारा कह दिया है और जो अनुभव रहेंगे आगे भी इसी प्रकार की चर्चाएँ करते रहेंगे। मिस्टर ज़हूर से हम टाइम लेते रहेंगे। हमारी मुलाकात अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।